प्राणों से भी प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक व्यवस्था का क्या अर्थ है, इसके क्या पहलू हैं या गुण हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं। अर्थात वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को राजनीतिक व्यवस्था है क्या चीज़, व्हाट डू यू मीन्स बाय पॉलिटिकल सिस्टम, ये पॉलिटिकल सिस्टम है क्या, ये समझना अति आवश्यक है, निहायत ज़रूरी है। अगर राजनीतिक व्यवस्था का हम अर्थ ही नहीं जानते हैं या पॉलिटिकल सिस्टम आखिर है क्या यही नहीं जानते हैं तो फिर हम राजनीति विज्ञान को नहीं समझ सकते। इसलिए प्राणों से भी प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो ये हमारी अवधारणा है राजनीतिक व्यवस्था, इसको थोड़ा सा आप गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, यदि राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा आप ठीक से समझ जाते हैं तो समग्र रूप में राजनीति विज्ञान को भी हमें समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो सर्वप्रथम प्राणों से भी प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम बात करेंगे कि ये राजनीतिक व्यवस्था क्या है, क्या पॉलिटिकल सिस्टम है क्या। ध्यान दें, वास्तव में परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान को समझने के लिए केवल औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया जाता था। अर्थात परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत केवल राज्य और सरकार के अध्ययन पर बल दिया जाता था, जिसे कि औपचारिक अध्ययन कहा जाता है। परंतु वास्तविक रूप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद में विद्वानों ने ये सोचा कि वास्तव में परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति की वास्तविकता को नहीं समझा जा सकता है, राजनीति के अंतःस्थल को नहीं समझा जा सकता है। इसलिए इन्होंने अनुभव मूलक पद्धति की आवश्यकता महसूस की, क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत विशेषकर दार्शनिक पद्धति के आधार पर राजनीति को समझने का प्रयास किया जाता था। अर्थात वहाँ केवल काल्पनिक अध्ययन किया जाता था, मगर यहाँ दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अनुभव मूलक पद्धति का प्रयोग किया गया और यहाँ विशेषकर इस बात के ऊपर बल दिया गया कि हमें राजनीति को समझने के लिए केवल औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन नहीं करना है, बल्कि वास्तविक रूप में जो वो संरचनाएं हैं, जो संस्थाएं हैं, अर्थात राज्य और सरकार, वो वास्तविक रूप में किस पर्यावरण और किस परिवेश से प्रभावित होकर के अपने निर्णय लेते हैं। इसलिए इनके द्वारा वास्तविक रूप में अनौपचारिक संस्थाओं को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। अर्थात वास्तविक रूप में परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत केवल औपचारिक अध्ययन किया जाता था, कानूनी अध्ययन किया जाता था, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान या आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत वास्तविक रूप में औपचारिक के साथ अनौपचारिक अध्ययन भी किया गया। इसी के साथ में मूल्यों के साथ साथ तथ्यों के ऊपर भी बल दिया गया। अर्थात मूल बात यह है कि यहाँ वास्तविक रूप में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को समझने का प्रयास किया गया। अर्थात मैं ये कहना चाहूँगा कि वास्तविक रूप में यहाँ राजनीति की वास्तविकता को समझना चाहते थे। इसलिए परंपरागत राजनीति विज्ञान में जहां राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता था, आधुनिक राजनीति विज्ञान में उसी के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि राज्य शब्द से केवल कानूनी अध्ययन किया जा सकता था, उसके अंतर्गत मूल्यों की गंध आती थी, उसके द्वारा वास्तविक राजनीति को नहीं समझा जा रहा था। इसलिए वास्तविक रूप में विद्वानों ने ये विचार किया, ऐसा प्रयास किया कि ऐसी कौन सी अवधारणा बनाई जाए जिससे कि राजनीति की वास्तविकता को समझा जा सके, राजनीति के अंतःस्थल को समझा जा सके, राजनीति की गहराइयों को समझा जा सके। और इसके लिए उन्होंने राज्य के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग किया। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए अब चूंकि हमें राजनीतिक व्यवस्था समझना है तो इसके लिए सबसे पहले
आपको ये समझना होगा कि आखिर सिस्टम ही क्या होती है, व्यवस्था ही क्या होती है। राजनीतिक व्यवस्था तब समझेंगे जब पहले ये समझें कि व्यवस्था क्या है। तो ध्यान दें, व्यवस्था का मतलब क्या होता है, सीधा सा अभिप्राय बता रहा हूँ मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, ठीक है। अब यहाँ ये भी एक व्यवस्था है, शरीर व्यवस्था। क्या है ये, शरीर व्यवस्था है ना, शरीर व्यवस्था। तो ध्यान दें, अंतः संबंधित क्रियाओं का जो समग्र होता है वो समग्री व्यवस्था है। तो हमारा शरीर भी एक व्यवस्था है। तो इसमें हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। तो वास्तविक रूप में जहाँ कहीं भी अंतः संबंधित क्रियाएं होती हैं उसको व्यवस्था कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं। जैसे फैमिली सिस्टम है, परिवार भी एक व्यवस्था है, ठीक है। महाविद्यालय ये भी एक व्यवस्था है, कॉलेज सिस्टम, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी सिस्टम, वो भी एक व्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि जहाँ कहीं भी अंतः संबंधित क्रियाएं होती हैं ना उसको व्यवस्था कहा जाता है। क्या कह रहा हूँ मैं, जहाँ कहीं भी अंतः संबंधित क्रियाएं होती हैं उसको व्यवस्था कहा जाता है। कैसे, चलिए इधर अब यहाँ ध्यान दें, व्यवस्था क्या है, विभिन्न सम एवं असम, सम एवं असम, हाथ पैर, जैसे हम व्यक्ति के शरीर से इसको समझ सकते हैं, परिवार से समझ सकते हैं, महाविद्यालय से समझ सकते हैं, विश्वविद्यालय से समझ सकते हैं कि आखिरी सिस्टम क्या है। आप मान लीजिएगा किसी भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जाते हैं तो वहाँ जाते कुछ विद्यार्थी कहते हैं अरे क्या गजब सिस्टम है इस कॉलेज में, कुछ कहेंगे नहीं 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 यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। तो क्या देखा आपने भाई, आपने वहाँ वास्तविक रूप में जो अंतःक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य को करवाने में आपको कोई समस्या नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि यहाँ गजब व्यवस्था है, सिस्टम बहुत अच्छा है। और यदि आप बिना मतलब फालतू में ऊपर नीचे चक्कर लगा रहे, इधर उधर चक्कर लगा रहे, बार बार घर से आ रहे जा रहे हैं, आपका कार्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहाँ अंतः संबंधित क्रियाएं नहीं है। इसलिए आप तुरंत कह देंगे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो सिस्टम किसे कहते हैं, विभिन्न सम एवं असम, जैसे हाथ पैर या किसी भी व्यवस्था में अनेक इकाइयां और घटक होते हैं, ठीक है। सम एवं असम, अब घटक और इकाई, हाथ पैर घटक और इकाई होंगी। सम एवं असम अंशों के संयोग से बनी कोई पूर्ण रचना, कोई पूर्ण रचना या समग्र ही व्यवस्था है। तो ये जो शरीर है ये पूर्ण रचना है ना, सम और असम मतलब विभिन्न प्रकार की इकाइयों और घटकों से इसका निर्माण हुआ है ना। अब जो ये घटक और इकाइयां हैं इन सब का जो समग्र है, जो समुच्चय है, वो ही क्या है, व्यवस्था है। तो ये क्या है, आपके सामने शरीर व्यवस्था है। हमें किसका अध्ययन करना है, राजनीतिक व्यवस्था का, पॉलिटिकल सिस्टम का। तो आशा करता हूँ व्यवस्था क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। देखो राजनीतिक व्यवस्था तभी समझेंगे आप जबकि आप पहले केवल 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 व्यवस्था शब्द को समझ जाएं। सिस्टम क्या है, तो सिस्टम क्या है मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वैसे मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ नोट भी कर दिया है। तो सिस्टम क्या होता है, ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है डिफिकल्ट हो, लेकिन मैं मेरे शब्दों में बता रहा हूँ। सिस्टम क्या होता है, अंतः संबंधित क्रियाओं का जो समग्र होता है वो क्या होता है, सिस्टम होता है, व्यवस्था होती है। मतलब विभिन्न सम एवं असम अंशों के संयोग से बनी कोई पूर्ण रचना या समग्र व्यवस्था है। जैसे परिवार व्यवस्था, ठीक है, शरीर व्यवस्था, महाविद्यालय व्यवस्था, विश्वविद्यालय व्यवस्था। तो ये भी तो सिस्टम ही तो होता है भाई। किसी महाविद्यालय के अंतर्गत तो वास्तविक रूप में हमें कहीं प्रिंसिपल से प्रारंभ करें और सहायक कर्मचारी तक चले, आपस में एक दूसरे में अंतः संबंधित क्रिया नहीं हो रही है, किसी को ये नहीं मालूम है कि मुझे क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है, इसका मतलब अंतः संबंधित क्रियाएं नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है, वहाँ व्यवस्था नहीं है, वहाँ अव्यवस्था है। और ये अंतः संबंधित क्रियाएं हो रही हैं, सभी घटक इकाइयाँ सम असम अंश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वहाँ सिस्टम है, वहाँ व्यवस्था है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थी समझ गएंगे आप व्यवस्था क्या है, सिस्टम क्या है। फिर से कह रहा हूँ, जहाँ कहीं भी अंतः संबंधित क्रियाएं होती है, चाहे परिवार ही क्यों ना हो, अंतः संबंधित क्रियाएं होती है, उसको व्यवस्था कहते हैं। हम किसी परिवार में जाते हैं, जैसे हम किसी के परिवार में जाते हैं, घर पर जाते हैं, तो जाते ही कुछ परिवारों में हमने देखा है कि जाते ही बड़े शिष्टाचार के तरीके से वो हमसे वार्तालाप करते हैं कि आइए साहब कहाँ से आइए, बैठिए, चाय पिए, पानी पिए, भोजन लीजिएगा, तरीके से वार्तालाप की जाती है। और कुछ परिवारों में हम जाते हैं तो किसी तरीके की कोई वार्तालाप नहीं होती, इस लहजे में बात की जाती है कि कौन क्या, मतलब उनका वार्तालाप करने का तरीका ही अलग है। और फिर उनके घर के अंतर्गत जैसे ही हम देखते हैं तो वास्तविक रूप में सामान इधर उधर अस्त व्यस्त रहता है। तो इसका मतलब उस परिवार में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ जो सम और असम अंश है ना, उनका संयोग नहीं है,
वो एक दूसरे से अंतर संबंधित नहीं है, बिखरे पड़े हैं, अस्त व्यस्त हैं। तो ऐसा जहां होता है उसको अव्यवस्था कहेंगे। और जहां वास्तविक रूप में विभिन्न जो सम और असम अंश हैं, मतलब वास्तविक रूप में जो घटक इकाइयां हैं उन सबका संयोग है और उन सब संयोग से वास्तविक रूप में एक पूर्ण रचना या समग्र का निर्माण हो रहा है, अंतर संबंधित क्रियाएं हो रही हैं, तो उसको व्यवस्था कहेंगे, वहां सिस्टम है। अब देखिए ये तो एक व्यवस्था क्या है ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो वास्तविक रूप में जो ये सिस्टम शब्द है, व्यवस्था, इस व्यवस्था शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक प्राणी शास्त्री हुए थे। कौन? प्राणी शास्त्री, जिनका नाम है नोट करेंगे, लुडविग वॉन बर्टलेनफी। नोट कीजिएगा, लुडविग वॉन बर्टलेनफी। इनके द्वारा सर्वप्रथम कहाँ? प्राणी शास्त्र में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। किसका? सिस्टम का, व्यवस्था का। इसके बाद में प्राणी शास्त्र से वास्तविक रूप में मनोविज्ञान में आता है, मनोविज्ञान से समाज शास्त्र में इसको अपनाया गया, जैसे कि टालकोट पार्सन्स के द्वारा समाज शास्त्र में इसे अपनाया गया, और फिर समाज शास्त्र से ये राजनीति विज्ञान में आता है, और राजनीति विज्ञान में इस व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग डेविड ईस्टन, आमंड एम पावेल इत्यादि अनेक विद्वान हैं, इनके द्वारा इसे अपनाया गया। कहाँ? राजनीति विज्ञान में, विशेषकर डेविड ईस्टन होंगे। इसके बाद हम आमंड एम पावेल होंगे, जिन्होंने राजनीति विज्ञान में इस शब्द का प्रयोग किया। किसका? सिस्टम का, व्यवस्था का, जिससे कि राजनीति को ठीक से समझा जा सके। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ में जो स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी हैं, उनको भी इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। अब हम बात करेंगे किसकी? राजनीतिक व्यवस्था की। राजनीतिक व्यवस्था क्या है? अब देखो भाई, ये बात तो क्लियर होगी कि अंतर संबंधित क्रियाओं का जो समग्र होता है, समुच्चय होता है, वो व्यवस्था होती है। अब हमें किसको समझना है? राजनीतिक व्यवस्था को। तो भाई इसमें थोड़ी सी बात जोड़नी है बस, आप ध्यान दें। अंतः संबंधित क्रियाओं के उस समग्र को, समुच्चय को राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है, जिसके द्वारा समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है। क्या कहा मैंने? उन अंतः संबंधित क्रियाओं के समुच्चय या समग्र को राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है, जिनके द्वारा समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है। तो उन अंतः संबंधित क्रियाओं को, इसमें अंतः संबंधित क्रियाएं किसमें होंगी? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह और समाज में अन्य जितने भी, चाहे वो राजनीतिक या गैर राजनीतिक संगठन समूह ही क्यों ना हो, यदि वो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं तो वो सभी राजनीतिक व्यवस्था में सम्मिलित होंगे। इसका मतलब राजनीतिक व्यवस्था क्या है? इधर देखिएगा, मैंने यहां नोट भी किया, भारतीय राज्य व्यवस्था, अमेरिकन राज्य व्यवस्था। अब मैं इसका क्या अर्थ बता रहा हूं कि राज्य व्यवस्था उन अंतर संबंधित क्रियाओं का समग्र है, समुच्चय, उन अंतर संबंधित क्रियाओं का मीन्स या वास्तविक रूप में जो निर्णय लिए जा रहे हैं पूरे देश के लिए, समाज के लिए, ये निर्णय केवल व्यवस्थापिका लेती है? नो, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दबाव समूह और अन्य जितने भी, चाहे वो गैर राजनीतिक समुदाय समूह क्यों ना हो, यदि वो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं तो वो सब राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित कर लिए जाएंगे। इसलिए राज्य व्यवस्था का सीधा सा अभिप्राय क्या हो गया? वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था हम उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत वास्तविक रूप में पूरे समाज के लिए जिसके द्वारा निर्णय लिया जाता है उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। इसको दूसरे रूप में कहेंगे क्या? उन अंतः संबंधित क्रियाओं का समग्र या समुच्चय। समग्र या समुच्चय का मतलब इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह सब आ जाएंगे। उन अंतः संबंधित क्रियाओं का समग्र या समुच्चय, समग्र या समुच्चय जिनके द्वारा समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है उसे राज्य व्यवस्था कहा जाता है। तो क्या बाध्यकारी निर्णय अर्थव्यवस्था ले सकती है? क्या बाध्यकारी निर्णय समाज व्यवस्था ले सकती है? क्या बाध्यकारी निर्णय धार्मिक व्यवस्था ले सकती है? क्या बाध्यकारी निर्णय सांस्कृतिक व्यवस्था ले सकती है? क्या बाध्यकारी निर्णय परिवार व्यवस्था ले सकती है? क्या बाध्यकारी निर्णय पूरे देश के लिए कोई भी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय व्यवस्था ले सकती है? नो, केवल कौन ले सकता है? केवल राज्य व्यवस्था ले सकती है, जिसे कि पूरे देश के ऊपर लागू किया जाएगा और नहीं मानने वालों को दंड दिया जाएगा। इसलिए मैंने क्या कहा है? उन अंतर संबंधित क्रियाओं का समग्र या समुच्चय
जिसके द्वारा संपूर्ण समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है उसे राज्य व्यवस्था कहा जाता है। बाध्यकारी निर्णय मीन्स उस निर्णय को मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो उन्हें दंड दिया जाएगा। अर्थात यहां वास्तविक रूप में दंड और पुरस्कार की व्यवस्था होगी। समझ रहे हैं या नहीं? तो फिर से दोहरा रहा हूं, राज्य व्यवस्था क्या है? उन अंत संबंधित क्रियाओं का, फिर से मैं कह रहा हूं, उन अंत संबंधित क्रियाओं का व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दबाव समूह। आप बताइए, समाज के लिए निर्णय लेने में केवल व्यवस्थापिका की भूमिका होती है? सबकी रहती है? सबकी रहती है भाई। तो उन अंत संबंधित क्रियाओं का समग्र, उन अंत संबंधित क्रियाओं का समग्र जिसके द्वारा समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। आशा करते हैं बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम में यहां जो निर्णय लिया जा रहा है, तो निर्णय लेने वाले कौन कौन होंगे? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह और अन्य वो सभी पारस्परिक अंतः क्रियाएं व्यक्तियों की जो किसी न किसी रूप में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित कर रही हैं, फिर चाहे वो खेल जगत की ही बात क्यों ना हो, उन सबको पॉलिटिकल सिस्टम में सम्मिलित कर लिया जाएगा। समझ गए? तो वो होता है पॉलिटिकल सिस्टम, राज्य व्यवस्था। अभी तक भी समझ में नहीं आया तो आप चलिए इधर, ये तो मैंने एक सामान्य पृष्ठभूमि तैयार की। अब आइए इसको हम व्यवस्थित रूप में ले रहे हैं। आप ध्यान दें, राजनीतिक व्यवस्था। अब देखो मैंने यहाँ नोट किया राज्य, इसका मतलब क्या होगा मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों? राज्य, इसका मतलब ये है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत वास्तविक रूप में राजनीति को समझने के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसका? राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता था और उसके अंतर्गत विशेषकर राज्य और सरकार का ही अध्ययन किया जाता था। अर्थात वहां वास्तविक रूप में केवल औपचारिक अध्ययन किया जाता था। कहाँ? परंपरागत राजनीति विज्ञान। देखो ये ध्यान रखना है आपको, मैंने कहा था ना कि राजनीति विज्ञान को समझना हो तो सबसे पहले इसको दो भागों में बांट देंगे, परंपरागत राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति विज्ञान। परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, तो उसकी देख लो आज पुनरावृत्ति हो रही है ना। देखो राज्य शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? किसके द्वारा? परंपरागत राजनीति विज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा? परंपरागत राजनीति विज्ञान के द्वारा। और जो ये परंपरागत राजनीति विज्ञान है इसका अध्ययन विषय क्या था? राज्य और सरकार, केवल औपचारिक अध्ययन, संस्थागत अध्ययन, कानूनी अध्ययन करता था ये। अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ये सोचा गया कि भाई हम केवल औपचारिक अध्ययन करेंगे तो इससे राजनीति की वास्तविकता को नहीं समझ सकते हम। क्या? राजनीति की वास्तविकता को नहीं समझ सकते, इसलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के स्थान पर राज्य व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया। किसका? राज्य व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया, राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया, राज्य व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया, मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम शब्द का प्रयोग किया गया। क्योंकि वास्तविक रूप में जब राज्य शब्द का प्रयोग कर रहे थे तो इससे केवल औपचारिक अध्ययन किया जा रहा था। बस केवल ये बता सकते थे कि व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका न्यायिक निर्णय लेती है, यहां तक सीमित है। अब वास्तव में व्यवस्थापिका कानून बनाती है या नहीं? समझ रहे या नहीं? व्यवस्थापिका कानून बनाती है या नहीं, या फिर कानून बनाने वाले कोई और ही है? इसका जवाब आधुनिक राजनीति विज्ञान देगा। और कैसे देगा? ये कहेगा कि सबसे पहले तो हम इसके लिए राज्य व्यवस्था शब्द का प्रयोग करेंगे। कौन कह रहे हैं? आधुनिक राजनीति विज्ञान कह रहा है कि सबसे पहले तो हम राज्य व्यवस्था शब्द का प्रयोग करेंगे और इसके अंतर्गत न केवल औपचारिक बल्कि इसी के साथ में अनौपचारिक, क्या? इसी के साथ में अनौपचारिक संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? औपचारिक में तो राज्य और सरकार आ जाएंगे, अनौपचारिक में विभिन्न प्रकार के जो जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर समूह बनते हैं, इसी के साथ में राजनीतिक दल और दबाव समूह, इन सबको इसके अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाएगा। इसका मूल कारण ये है कि वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, जो नीतियां बनाई जाती हैं, उनको जिन जिन तत्वों ने प्रभावित किया उन सब को ये अपने अध्ययन विषय में सम्मिलित कर लेंगे। इसलिए यहाँ औपचारिक और अनौपचारिक इन दोनों का अध्ययन करेंगे ये, ठीक है, जिससे कि राजनीति की वास्तविकता को समझा जा सके। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये भी समझ नहीं आया तो अब इधर आइए, मैंने यहाँ ये डायग्राम आपके लिए बनाया, इधर मैंने दर्शाया है राज्य और सरकार। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में परंपरागत राजनीति विज्ञान केवल राज्य और सरकार का अध्ययन कर रहा था, परंतु इससे ही राजनीति की वास्तविकता को नहीं समझा जा रहा था। ऐसी स्थिति में
आधुनिक राजनीति विज्ञान ने यह भी बतलाया कि वास्तव में जो राज्य और सरकार है ये किन किन तत्वों से प्रभावित होकर के कार्य करती है। अब इन तत्वों की बात आती है, दबाव समूह से प्रभावित होते हैं, वर्ग जाति से प्रभावित होते हैं, धर्म से प्रभावित होते हैं, इसी के साथ में व्यक्तियों की जो पारस्परिक अंतःक्रियाएं होती हैं उससे प्रभावित होते हैं, इसी के साथ में जो विभिन्न प्रकार की राजनीतिक मनोवृत्तियां होती हैं, दृष्टिकोण होते हैं, उससे भी ये प्रभावित होते हैं। तो वास्तविक रूप में इन्होंने अर्थात आधुनिक राजनीति विज्ञान ने इसी कारण यहाँ औपचारिक और अनौपचारिक, ये हो गया क्या, राज्य और सरकार औपचारिक हो गया, और ये जो मैंने बाहर दर्शाया अनौपचारिक हो गया। तो वास्तविक रूप में यहाँ इन सबको सम्मिलित कर लिया गया है। इनका कहना है कि राजनीति को हम पूर्ण रूप में तभी समझ सकते हैं जबकि औपचारिक और अनौपचारिक सभी संरचनाओं का हम अध्ययन करेंगे। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, इसको समझना बेहद जरूरी है। समझ गए आप? तो ये हो गया आपका राज्य व्यवस्था शब्द का प्रयोग क्यों किया है इन्होंने। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब हम इसकी परिभाषाएं देते हैं। आशा करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम है क्या चीज़। ठीक है, लेकिन कुछ वैधानिक परिभाषाएं, इससे आप और स्पष्ट हो जाएगी बात। ध्यान दें, नंबर 1 पहली परिभाषा है रॉबर्ट डहल। क्या है? रॉबर्ट डहल, नोट कीजिएगा। रॉबर्ट डहल क्या कह रहे हैं? अब मैंने जो आपको सामान्य अर्थ बताया ना राजनीतिक व्यवस्था का, यहाँ वही बात दर्शाएंगे ये। ठीक है, देखो रॉबर्ट डहल क्या करें, और देखो यहाँ भी यदि आपको इसको समझने में दिक्कत आ रही है ना, तो मैंने यहाँ इसलिए दर्शाया कि भारतीय राज्य व्यवस्था, अमेरिकन राज्य व्यवस्था। भाई भारतीय राज्य व्यवस्था, अमेरिकन राज्य व्यवस्था, तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे तो किसका अध्ययन करते हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दबाव समूह और अन्य विभिन्न प्रकार के जो समुदाय या समूह होते हैं उन सभी को किसी न किसी रूप में हम अध्ययन की दृष्टि से लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि यदि उनके द्वारा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है तो वो सब राज्य व्यवस्था में सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, अब रॉबर्ट डहल क्या करें? राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का ऐसा दृढ़ रूप है, मानव संबंधों का ऐसा दृढ़ रूप है जिसमें पर्याप्त मात्रा में नियंत्रण, प्रभाव, शक्ति अथवा सत्ता शामिल रहती है। अब जो ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, आप बताइए मुझे, क्या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात हम करते हैं तो वास्तविक रूप में ये क्या है? मानव संबंधों का ऐसा दृढ़ रूप है जिसमें पर्याप्त मात्रा में क्या है? नियंत्रण है। क्या ये जो निर्णय कानून बनाते हैं उसके आधार पर पूरे देश के ऊपर नियंत्रण नहीं रखते हैं? नियंत्रण रखते हैं। तो नियंत्रण है और उस नियंत्रण के माध्यम से उनका प्रभाव होता है, प्रभाव है। फिर ये शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, अपनी नीतियों और निर्णयों को लागू कराने के लिए करते हैं। इसी के साथ में सत्ता का प्रयोग नहीं करते हैं। बिना सत्ता के तो वास्तविक रूप में हम ये कहेंगे कि निर्णय ले ही नहीं सकते। इसलिए रॉबर्ट डहल ये कह रहे हैं कि मानव संबंधों का ऐसा दृढ़ रूप है जिसमें पर्याप्त मात्रा में नियंत्रण, प्रभाव, शक्ति अथवा सत्ता शामिल रहती है। मतलब मानव संबंधों की ऐसा रूप जिसके अंतर्गत नियंत्रण हो, प्रभाव हो, शक्ति और सत्ता हो, वो राज व्यवस्था कहलाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा डेविड स्टर्न कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है ये, किसी न किसी रूप में कंपटीशन के अंतर्गत पूछी जाती है परिभाषा। डेविड स्टर्न क्या कह रहे हैं? देखो विशेषकर डेविड स्टर्न ने ही वास्तविक रूप में सबसे पहले राजनीति विज्ञान में राज्य व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग किया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। डेविड स्टर्न क्या कह रहे हैं? राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज में, देखो हम यहाँ केवल भारतीय राज्य व्यवस्था की बात नहीं करें, आप पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन कीजिएगा। राज्य व्यवस्था का अर्थ तो यही होगा, राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज में अंतरक्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है। अब ध्यान देंगे, अंतरक्रियाओं की ऐसी व्यवस्था। अंतरक्रियाएं किस में होंगी? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह, अन्य जितने भी व्यक्तियों के बीच में जो अंतःक्रियाएं होती हैं, अन्य जितने भी समूह या समुदाय होते हैं, यदि वो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करें तो उन सबको राजनीतिक व्यवस्था में सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो ध्यान दें, राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज में अंतरक्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज में मूल्यों का सत्तापूर्ण तथा बंधनकारी वितरण, मतलब बंटवारा किया जाता है और इसे लागू भी किया जाता है। तो क्या मतलब है इसका? भाई यही बात है, इसका मतलब ये है कि राजनीतिक व्यवस्था उन अंतः संबंधित क्रियाओं का समुच्चय है, समग्र है। अब उन अंतः संबंधित क्रियाओं का समुच्चय, समग्र का मतलब क्या होगा? इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह, अन्य जितने भी गैर राजनीतिक समुदाय सब सम्मिलित हो जाएंगे। उन सबके द्वारा वास्तविक रूप में पूरे समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है, आधिकारिक निर्णय लिया जाता है, सत्तापूर्ण निर्णय लिया जाता है। और मूल्य मीन्स यहाँ वास्तविक रूप में जनता की विभिन्न प्रकार की मांगे होती हैं, उन मांगों को अपनी क्षमता के हिसाब से स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। तो उस तरीके से वास्तविक रूप में जिनके द्वारा पूरे समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है ना, वही राज्य व्यवस्था है।
तो इसमें बाध्यकारी निर्णय कौन लेता है? ये सब मिलकर ही तो लेते हैं। कौन? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दबाव समूह। मूल बात यह है कि पूरे देश के लिए जो नीतियां या निर्णय लिए जा रहे हैं उनको जिन जिन तत्वों ने प्रभावित किया है ना, वो सब राज्य व्यवस्था में सम्मिलित हो जाएगा। तो ये डेविड स्टर्न की परिभाषा होगी। ठीक है, अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक भी ये बात समझ में नहीं आया तो समझिएगा, राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण के प्रमुख इकाइयाँ या घटक निम्न हैं। हमने यहाँ कहा था ना कि वास्तविक रूप में कोई भी व्यवस्था क्यों ना हो, उसके विभिन्न प्रकार के समय असम अंश होते हैं, घटक इकाइयाँ होती हैं। तो यहाँ हमें तो राजनीतिक व्यवस्था को समझना है। तो राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख इकाइयाँ कौन सी हैं? मैंने अभी कहा था ना कि अंतः संबंधित क्रियाओं का ऐसा समग्र है। तो अंतः संबंधित क्रियाएं किस में होंगी? विभिन्न प्रकार की जो घटक या इकाइयाँ हैं। भाई प्रत्येक व्यवस्था में घटक इकाई होती है। अब इस प्राणी शरीर की बात करते हैं, इसमें घटक इकाई हाथ हैं, पैर हैं, आँख हैं, कान हैं, नाक हैं, इकाइयाँ होगी। इसी तरीके से राजनीतिक व्यवस्था का भी घटक या इकाइयाँ होंगी। अब वो घटक या इकाइयाँ कौन सी हैं? अब ध्यान देंगे यहाँ। नंबर 1, शासन एवं प्रशासन की समस्त वैधानिक संस्थाएं आएंगी इसमें। क्या कह रहा हूँ? शासन एवं प्रशासन की समस्त वैधानिक संस्थाएं आएंगी। कौन है इसमें? जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बहुत गहराई से समझना है इसको। दूसरा, राजनीतिक दल, हित समूह, राजनीतिक मनोवृत्ति इसके अंतर्गत आएंगे, मैंने आपको पहले बता भी दिया है। तीसरा, धार्मिक, जातीय, नस्लीय, भाषाई, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समूह भी इसमें सम्मिलित होंगे, बशर्ते कि वो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हों तो सम्मिलित किया जाएगा उसको। ठीक है, और ये सब प्रभावित करते हैं राजनीति को। अगला, अनियमित समूह भी इसमें सम्मिलित होंगे। अनियमित समूह कौन से होते हैं? वास्तविक रूप में जिन समूह के द्वारा दंगे, प्रदर्शन, हिंसा की जाती है उनको अनियमित समूह कहते हैं। वो कुछ समय के लिए अस्तित्व में आते हैं और समाप्त हो जाते हैं। तो अनियमित समूह भी, क्योंकि आप देखिएगा जब किसी भी समूह के द्वारा वास्तविक रूप में दंगे किए जाते हैं, हिंसा की जाती है, तो कोई किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमारा पॉलिटिकल सिस्टम प्रभावित होता है, नीतियां प्रभावित होती हैं, निर्णय प्रभावित होता है। ठीक है, एक अलग बात है दृढ़ता से उसे अस्वीकार किया जाता है या स्वीकार किया जाता है, ये पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अनियमित समूह भी इसकी इकाई होंगी, किसकी? राज्य व्यवस्था की। और इसके बाद में पांचवा क्या है? ऐसे व्यक्ति जो अपने व्यक्तित्व एवं शक्ति द्वारा निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। देखो अब मैंने क्या लिखा है यहाँ? निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो मूल बात तो एक ही होगी कि राज्य व्यवस्था के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उन निर्णयों को कौन कौन प्रभावित करते हैं? वो सब घटक, वो सब इकाइयाँ इसमें सम्मिलित होंगी। तो एक राज्य व्यवस्था के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसमें वास्तविक रूप में ये इकाइयाँ होती हैं, और ये सभी इकाइयाँ किसी न किसी रूप में राज्य व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। अर्थात राज्य व्यवस्था के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं ना उनको प्रभावित करते हैं। इसलिए वास्तविक रूप में पॉलिटिकल सिस्टम के निर्माण की ये इकाई हैं, इन सब से मिलकर के राज्य व्यवस्था का निर्माण होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन सब से मिलकर क्या करेंगे? इन सब से मिलकर राज्य व्यवस्था का निर्माण होता है। तो आप राज्य व्यवस्था को सामान्य समझ रहे हैं? नो, वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था तो सभी व्यवस्थाओं से सर्वोच्च है, सबसे उच्च है। मैं ये कहूँगा यहाँ कि राजनीति विज्ञान के जनक जो अरस्तु हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के अंतर्गत स्पष्ट रूप में कहा था, पॉलिटिकल साइंस इज सुप्रीम साइंस, पॉलिटिकल साइंस इज ए सुप्रीम साइंस, राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है। क्यों कहा है? क्योंकि समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय केवल कौन लेता है? राज्य व्यवस्था ही लेती है। तो अरस्तु ने भी राज्य व्यवस्था को सर्वोच्च माना था, राजनीतिक विज्ञान सर्वोच्च माना था, और आज भी वास्तविक रूप में सभी व्यवस्थाओं से सर्वोच्च किसको माना जाता है? राज्य व्यवस्था को ही माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वास्तविक रूप में केवल राज्य व्यवस्था ही ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा पूरे समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है। अन्य किसी व्यवस्था के द्वारा समाज के लिए, देश के लिए बाध्यकारी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसीलिए चूंकि अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में इसकी चर्चा की थी, किसकी? एक प्रकार से राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान माना था, और आधुनिक समय में राजनीतिक व्यवस्था को सर्वोच्च माना जा रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि वास्तविक रूप में अरस्तु प्रथम व्यवस्थावादी था, लेकिन उस रूप में नहीं जिस रूप में आज व्यवस्थावादियों के द्वारा राजनीति को समझाने का प्रयास किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। परंतु फिर भी हम कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप में अरस्तु ने जब उस समय के 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया, तो वास्तविक रूप में अरस्तु भी किसी न किसी रूप में तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण कर रहे थे।
और यहाँ जो डेविड ह्यूस्टन, अमोनियम पावेल है, वो भी किसी न किसी रूप में तथ्य एकत्रित कर करके उसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। वास्तविक रूप में व्यवहारवादियों के द्वारा जो प्रयास किया गया है राजनीति को समझाने के लिए, किसी न किसी हम ये कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत, इसका श्री गणेश, इसका बीजारोपण अरस्तु के द्वारा कर दिया गया था। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलिए इधर आते हैं, इसका दूसरा पार्ट लेते हैं। पहले पार्ट में तो हमने क्या बताया, इसका सामान्य अर्थ और परिभाषा, ठीक है। दूसरी पार्ट में क्या लेंगे, राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख पहलू। देखो अब यदि यहाँ तक भी बात समझ में नहीं आई है तो भाई इन 4 बिंदु से समझ सकते हैं आप, और आशा करते ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख पहलू या गुण बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं ये कहता हूँ पूरी दुनिया में किसी भी देश की राज व्यवस्था को आप समझिएगा इन 4 बिंदुओं के आधार पर, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अरे भाई क्यों विशेषताएं रटते हो, क्यों गुण रटते हो? मैं विद्यार्थियों को देता हूँ कि भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे हैं, रटने में लग रहे हैं, अमेरिका के संविधान का अध्ययन रटने में लग रहे हैं। मैं आपको ये ऐसे बिंदु दे रहा हूँ, उनके आधार पर आप किसी भी देश की राज व्यवस्था को आसानी से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। ध्यान दें, राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख पहलू या गुण, मतलब ये 4 पहलू ऐसे हैं जो कि वास्तविक रूप में अन्य व्यवस्थाओं से राजनीतिक व्यवस्था को अलग बनाते हैं। अन्य व्यवस्थाओं में ये गुण नहीं होंगे, अन्य व्यवस्थाओं में ये पहलू नहीं होंगे। अन्य व्यवस्था मीन्स सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अन्य व्यवस्थाओं में ये गुण या पहलू नहीं होंगे, ये केवल राजनीतिक व्यवस्था में ही ये गुण पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा ही समाज के लिए बाध्यकारी या आधिकारिक या सत्तापूर्ण निर्णय लिया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अन्य व्यवस्थाओं के द्वारा बाध्यकारी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि राज व्यवस्था अन्य सभी व्यवस्थाओं से सर्वोच्च है, पॉलिटिकल सिस्टम। चलिए, आमंड एवं पावेल ने इसके 4 गुण या 4 पहलू बताए हैं। नोट कीजिएगा, ये एग्जाम पूछा जाता है। आमंड एवं पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था के 4 गुण या पहलू बताए हैं। गुण का मतलब यहाँ गुण दोष नहीं ले रहे हम, मतलब ये इसमें 4 ऐसे गुण हैं, 4 ऐसे तत्व हैं, 4 ये ऐसे पहलू हैं। आमंड एवं पावेल कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में ये 4 पहलू ही अन्य व्यवस्थाओं से अलग बनाते हैं इसे। अन्य व्यवस्था मीन्स समाज व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, दुनिया भर की व्यवस्थाएं हैं, तो उनसे ये अलग बनाता है। कैसे? आमंड एवं पावेल इसका पहला पहलू बता रहे हैं, औचित्यपूर्ण सत्ता अथवा वैध बाध्यकारी सत्ता। इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों को वास्तविक रूप में किसी न किसी रूप में जनता इसलिए स्वीकार करती है क्योंकि जनता ने उन व्यक्तियों को पहले अपना समर्थन दिया है, पहले उन्हें सत्ता में भेजा है, शासन में भेजा है, और इसके आधार पर उनका पालन करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो राजनीतिक व्यवस्था वो क्या है, औचित्यपूर्ण सत्ता है अथवा वैध बाध्यकारिता है। वैध बाध्यकारिता मीन्स इसके द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे उन निर्णयों को मानना ही पड़ेगा। वो एक अलग बात है, गलत निर्णय लिए जाते हैं तो विरोध जनता के द्वारा किया जाता है, ये बात सत्य है। परंतु फिर भी हम ये कहेंगे कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका पहला गुण या पहलू ये होगा कि ये एक औचित्यपूर्ण सत्ता है या वैध बाध्यकारिता है। क्या है? वैध बाध्यकारिता है, मतलब इसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों को इसलिए स्वीकार किया जाता है कि जनता ने वास्तविक रूप में उनको अपनी सहमति दी है पहले कि आप सत्ता में जाइएगा, आप हमारे लिए नीतियां बनाइए। किसके आधार पर? उनकी विचारधारा के आधार पर, उनके सिद्धांतों के आधार पर, उनके घोषणा पत्र के आधार पर। तो पहला गुण क्या होगा? औचित्यपूर्ण सत्ता अथवा वैध बाध्यकारिता। क्या कह रहा हूं? वैध बाध्यकारिता। इसका मतलब जो इनकी सत्ता है ना भाई, जो आदेश देने का अधिकार इनको दिया है जनता ने, तो वास्तविक रूप में वही क्या है? वैधता है। तो इसको औचित्यपूर्ण सत्ता भी कह सकते हैं या वैधतापूर्ण सत्ता भी कह सकते हैं, बात एक ही है। दूसरा इसका गुण या पहलू क्या होगा? व्यापकता। अब ध्यान दें,
राजनीतिक व्यवस्था का दूसरा जो गुण है पहलू, वो है व्यापकता। व्यापकता का मतलब क्या होगा कि वास्तविक रूप में इसमें हमें ये देखना होगा कि राजनीतिक व्यवस्था के निर्माणक घटक कौन कौन से हैं, कि इसका निर्माण किस किस से होता है। तो वास्तविक रूप में इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये इसके निर्माणक घटक हैं। क्या, जो मैंने आपको बताया ना, राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण प्रमुख इकाइयां या घटक ये हैं। तो इसमें ये जो पांचों बिंदु हैं, पांचों बिंदु मीन्स हम ये कहेंगे कि इसके अंतर्गत वैधानिक संस्थाएं आएंगी, इसी के साथ में राजनीतिक दल, हित समूह, राजनीतिक मनोवर्ती, धार्मिक, जातीय, नस्लीय, भाषाई, आर्थिक, सांस्कृतिक समूह, अनियमित समूह और ऐसे व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत शक्ति द्वारा एवं इसका निर्णय निर्माण को प्रभावित करते हैं। ये सारी की सारी बातें इसके अंतर्गत सम्मिलित होंगी। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में इसके अंतर्गत औपचारिक और अनौपचारिक सभी प्रकार की संरचनाएं सम्मिलित हो जाएंगी। किसमें? राजनीतिक व्यवस्था में। क्यों? क्योंकि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को जिन भी तत्वों ने प्रभावित किया है उन सबको इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसलिए वास्तविक रूप में जो राजनीतिक व्यवस्था बड़ी व्यापक है। बड़ी व्यापक क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत औपचारिक और अनौपचारिक, मैंने यहां भी नोट किया है, औपचारिक और अनौपचारिक इन दोनों ही संरचनाओं संस्थाओं को सम्मिलित कर लिया जाएगा। जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, ये औपचारिक हो गया। अनौपचारिक में कौन है? जैसे जाति, भाषा, धर्म, अनियमित समूह इत्यादि जो भी है, मैंने यहाँ नोट किए हैं, आप नोट करेंगे इनको, इन सबको सम्मिलित कर लिया जाएगा। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था का दूसरा पहलू इसकी व्यापकता। तीसरा पहलू क्या है? पारस्परिक निर्भरता या अन्योन्याश्रिता। तीसरा क्या है? पारस्परिक निर्भरता। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में यहाँ जो राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण के घटक हैं, जैसे औपचारिक और अनौपचारिक, तो ये सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। इसका मतलब क्या है कि व्यवस्था के किसी एक अंग में कोई परिवर्तन होता है तो अन्यों में भी परिवर्तन हो जाता है। कैसे? जैसे राजनीतिक व्यवस्था में हम ये देखेंगे कि यदि बहुदलीय व्यवस्था के स्थान पर द्विदलीय व्यवस्था की स्थापना हो जाती है तो संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में किसी न किसी रूप में परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से होगा। यही क्या है? पारस्परिक निर्भरता या अन्योन्याश्रितता। इसका मतलब आप यहां भी समझिए। भाई, हमारी शरीर व्यवस्था है, तो आप बताइए, इस शरीर का एक अंग बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, तो पूरी व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी? हाँ, होगी, पूरी शरीर व्यवस्था प्रभावित होगी। इसी तरीके से राजनीतिक व्यवस्था की बात आती है। राजनीतिक व्यवस्था में आज हम देखते हैं कार्यपालिकाएं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती जा रही हैं, और लॉर्ड हेवर्ट ने इसलिए कह दिया कि ये नई तानाशाही है, समय रहते इसको रोको, वरना हमारी स्वतंत्रता को निगल जाएगी, कुचल डालेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि राजनीतिक व्यवस्था किसी भी एक अंग उपांग में कोई भी परिवर्तन होता है तो अन्य अंग किसी न किसी रूप में उससे प्रभावित होते हैं। इसलिए यहाँ जो औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाएँ, संरचनाएँ, वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। एक में परिवर्तन होता है तो अन्यों में भी परिवर्तन होता ही है। इसलिए इसका ये क्या हो गया? तीसरा गुण होगा। चौथा गुण क्या है? सीमाओं का अस्तित्व। इसका मतलब यह है कि वास्तविक रूप में किसी न किसी रूप में जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, एक बिंदु से उसकी व्यवस्था का प्रारंभ होता है और दूसरे बिंदु पर उसकी व्यवस्था का समापन होता है। मतलब वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था की एक सीमा होती है। कैसे? सीमा का मतलब क्या है? देखो समझें, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ समझना है कि इसकी सीमा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ समाप्त होती है, और आप कैसे समझेंगे कि किन किन बातों को राजनीतिक व्यवस्था में सम्मिलित कर लें और किन को छोड़ दिया जाए। ध्यान दें, एक किसान है, उस किसान के द्वारा कृषि से संबंधित कार्य किया जा रहा है, एग्रीकल्चर, अर्थात उसके द्वारा बीजारोपण से संबंधित कार्य किया जा रहा है, ट्रैक्टर के द्वारा ऐसा कर रहा है। उसी समय एक अन्य व्यक्ति उसके पास में आता है और उसे कहता है कि भाई अभी आप ठहरिए थोड़ा, कुछ समय बाद में आप इसका बीजारोपण कर लेना, जुताई बुआई जो भी आप बोलते हैं। वो व्यक्ति ट्रैक्टर को छोड़कर नीचे उतर जाता है। अब आप देखिएगा, जैसे ही वो किसान उस दूसरे व्यक्ति के पास में आता है और वो वार्तालाप करना शुरू कर देते हैं, उससे पूछता है कि आप बताइए आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे, किस दल को अपना मत देंगे। आप देखिएगा, किस दल को अपना मत देंगे, तो वास्तविक रूप में यहाँ
किस दल को अपना मत देंगे, ये राजनीतिक व्यवस्था में सम्मिलित हो गए। अब क्यों? क्योंकि किसी न किसी रूप में वो राजनीतिक व्यवस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित कर रहा है। जबकि इससे पहले उसके द्वारा केवल कृषि से संबंधित कार्य किया जा रहा था, तो वो कृषि व्यवस्था में था, उस समय राजनीतिक व्यवस्था में नहीं था। कब? जो जुताई, बुआई या बीजारोपण से संबंधित कार्य कर रहा था, उस समय कृषि व्यवस्था में था। लेकिन जैसे ही दूसरा व्यक्ति आता है और उससे वार्तालाप शुरू कर देता है कि आप किसे वोट देंगे, किसे मत देंगे, तो वो राजनीतिक व्यवस्था में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि राजनीतिक व्यवस्था की जो सीमा होती है, उसका अस्तित्व होता है, किसी एक बिंदु से उसका प्रारंभ होता है और दूसरे बिंदु पर समापन होता है। कैसे? जैसे यहाँ हम ये कहेंगे कि चुनाव के समय में राजनीतिक व्यवस्था की सीमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और चुनाव होने के बाद में इसकी व्यवस्था या सीमा बहुत ज़्यादा घट जाती है। क्या कह रहा हूँ? चुनावों के समय में राजनीतिक व्यवस्था की सीमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जगह जगह गली मोहल्ले में केवल राजनीतिक वार्तालाप होते रहते हैं और चुनाव जैसे समापन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद में वास्तविक रूप में जैसे ही उनका परिणाम आता है, परिणाम आने के बाद में धीरे धीरे राजनीतिक व्यवस्था की सीमा घटती चली जाती है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक वार्तालाप ऐसी स्थिति में फिर बहुत कम हो जाता है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था की सीमाओं का अस्तित्व भी होता है, किसी एक बिंदु पर प्रारंभ होता है और दूसरे पर समापन होता है। तो मैंने आपको जो किसान का एक एग्जाम्पल दिया है, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था की सीमा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ समापन होती है। मूल बात एक ही ध्यान रखनी है कि जहाँ कहीं भी वास्तविक रूप में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, वो सब कुछ राजनीतिक व्यवस्था में सम्मिलित हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो ये राजनीतिक व्यवस्था का चौथा पहलू गुण होगा, वो होगा सीमाओं का अस्तित्व। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था की अपनी एक बाउंड्री होती है, अपनी एक सीमा होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये चार इसके गुण या पहलू हो गए। आशा करता हूँ इससे आप राजनीतिक व्यवस्था को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब इसका तीसरा पार्ट लेते। प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, बहुत महत्वपूर्ण बात है अब जो ये तीसरे पार्ट में बताने जा रहा हूँ। अरे भाई, आप तुलना करके देखो इन बिंदुओं से, पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को आप समझ सकते हैं, किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम को समझ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखिएगा तीसरे पार्ट में क्या ले रहे हैं हम, राजनीतिक व्यवस्था के लक्षण या विशेषताएं। क्या ले रहे हैं? लक्षण या विशेषताएं। अर्थात इस पॉलिटिकल सिस्टम के क्या लक्षण हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, आप ध्यान दें। यहाँ भी आमंड व पावेल ने इसके 5 सामान्य लक्षण बताए हैं। किसके? राजनीतिक व्यवस्था के 5 सामान्य लक्षण का मतलब ये है कि ये जो 5 लक्षण आमंड एवं पावेल ने बतलाए हैं, ये दुनिया की किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का आप अध्ययन कीजिएगा, चाहे अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम, दुनिया की किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का अध्ययन कीजिएगा, आमंड एवं पावेल का कहना है कि 5 लक्षण वहां मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसके बाद में अन्य लक्षण हम आपको बतलाएंगे, जिसके अंतर्गत 5 लक्षण होंगे। इसमें थोड़ा सा अंतराल हो सकता है, अंतर हो सकता है, परंतु आमंड एवं पावेल कह रहे हैं कि 5 बिंदु, 5 लक्षण, 5 विशेषताएं सब देशों की राज्य व्यवस्था में होंगे ही होंगे। यहां तक कि चाहे वो प्राचीन समय की राज्य व्यवस्था हो, मध्य युग की राज्य व्यवस्था हो, आधुनिक युग की राज्य व्यवस्था हो, किसी न किसी रूप में ये 5 लक्षण उनमें मौजूद होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे। ध्यान दें, आमंड एवं पावेल इसका पहला लक्षण बता रहे हैं राजनीतिक व्यवस्था का। क्या? राजनीतिक व्यवस्था की सार्वभौमिकता। अब ध्यान दें, राजनीतिक व्यवस्था की सार्वभौमिकता, इसका मतलब क्या है? चाहे प्राचीन युग हो, चाहे मध्य युग हो, चाहे आधुनिक युग हो, आमंड एवं पावेल का कहना है कि किसी न किसी रूप में समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय लेने वाला कोई ना कोई तो अवश्य होता है। चाहे वो राजा रहा हो, वह चाहे फिर व्यवस्थापिका रही हो, या फिर वह कोई अन्य जातिगत समुदाय रहा हो, या कोई कबीला रहा हो। ठीक है, किसी न किसी रूप में बाध्यकारी निर्णय किसी के द्वारा तो लिया ही जाता है, लिया ही जाता है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था की सार्वभौमिकता मतलब राजनीतिक व्यवस्थाएं सभी युगों में, सभी कालों में किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं, सभी देशों में किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं। अर्थात चाहे कोई देश हो और चाहे कोई युग या काल हो, सब जगह बाध्यकारी निर्णय लेने वाला कोई ना कोई तो होता ही है। प्राचीन युग हो, मध्य युग हो, आधुनिक युग हो, पूरे समाज के लिए कोई न कोई तो बाध्यकारी निर्णय लेने वाला होता ही है। इसलिए पहली इसकी विशेषता है राजनीतिक व्यवस्था की सार्वभौमिकता। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था वास्तविक रूप में सब जगह पाई जाती है। दूसरा लक्षण क्या बता रहे हैं आमंड एवं पावेल? राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता। ध्यान दें, राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता, इसका मतलब ये होगा, आमंड एवं पावेल कह रहे हैं
कि सभी देशों के अंतर्गत किसी न किसी रूप में जो राजनीतिक संरचनाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। सब देशों में, सब देशों में, सब युगों में पाई जाती हैं। कैसे? राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता। तो राजनीतिक संरचनाएं यहाँ दो प्रकार की होंगी, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अनौपचारिक में राजनीतिक दल, दबाव समूह इत्यादि को ले सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर ये बातें देख सकते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता, इसका मतलब ये है कि किसी न किसी रूप में सभी देशों के अंतर्गत सभी युगों में वास्तविक रूप में निर्णय लेने वाली संरचनाएं किसी न किसी रूप में होती ही हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। ठीक है भाई, चाहे उस संस्था का नाम कुछ भी हो, उस संरचना का नाम कुछ भी हो, लेकिन वास्तव में कोई न कोई जो निर्णय लेता है उसकी कोई न कोई संरचना तो होती ही है। ठीक है, उसको नाम चाहे जो भी दिया जाए, इसलिए राजनीतिक संरचनाओं की भी सार्वभौमिकता होती है, सब जगह पाई जाती है। ठीक है, सार्वभौमिकता मतलब सर्वत्र, सब जगह, सब देशों में, सब कालों में। तीसरा लक्षण आमर्नेम पावेल क्या बता रहे हैं इसका? राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता। अब ध्यान दें, आमर्नेम पावेल कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत कुछ ना कुछ कार्य तो किए जाते हैं, अर्थात राज्य व्यवस्थाएं कोई ना कोई कार्य तो करती हैं। अब इस कार्यों की बात आती है तो इन कार्यों को वास्तविक रूप में आमर्नेम पावेल ने यह बताया है कि राजनीतिक व्यवस्था वास्तविक रूप में 4 प्रकार के निवेश कार्य करती है और 3 प्रकार के निकास कार्य करती है। इसके लिए हम आमर्नेम पावेल का संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक प्रतिमान अलग से समझाएंगे, अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, तो वहां पर विस्तृत रूप में चर्चा की जाएगी। यहाँ तो सिर्फ यही कहेंगे कि राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता की बात आती है तो डेविड स्टन ने भी वास्तविक रूप में इनपुट आउटपुट के रूप में इसे समझाया, अर्थात वास्तविक रूप में निवेश और निकास के रूप में डेविड स्टन ने भी इसे समझाया। डेविड स्टन ने भी राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों की चर्चा की है। इसी के साथ में आमर्नेम पावेल ने भी राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों की चर्चा की है। कार्यों की चर्चा की बात आती है तो वास्तविक रूप में आमर्नेम पावेल के द्वारा 4 प्रकार के निवेश कार्यों की बात की गई है। 4 प्रकार के निवेश कार्यों के अंतर्गत वास्तविक रूप में राजनीतिक समाजीकरण भर्ती आएगा। इसी के साथ में हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण और राजनीतिक संचार से संबंधित कार्य निवेश में आएगा। और 3 निकास जो कार्य है इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में नियम निर्माण, नियम क्रियान्विति और इसी के साथ में नियमों के आधार पर न्यायिक निर्णय, ये 3 जो हैं ये निकास कार्य होंगे। आप इनको नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से आमर्नेम पावेल ने वास्तविक रूप में राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता के अंतर्गत 7 कार्यों की चर्चा की है कि सभी देशों की राज्य व्यवस्थाओं के द्वारा किसी न किसी रूप में कार्य किए ही जाते हैं। और डेविड स्टन की बात आती है तो डेविड स्टन ने वास्तविक रूप में इनपुट के अंतर्गत 2 पक्ष बतलाए, मांगे और समर्थन। और मांगों को उन्होंने वास्तविक रूप में 4 भागों में विभाजित कर दिया है। इसी के साथ में आउटपुट की बात आती है, अर्थात निकास की बात आती है। निकास के अंतर्गत डेविड स्टन ने वास्तविक रूप में नीतियों निर्णयों की बात की है। अब इसको पूर्ण रूप में हम यहाँ नहीं बतलाएंगे, क्यों? क्योंकि हम वास्तविक रूप में डेविड स्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल भी अलग से बतलाएंगे। आमर्नेम पावेल का संरचनात्मक प्रकारात्मक प्रतिमान भी अलग से अपलोड करेंगे। तो आशा करता हूँ ये बात तो क्लियर होगी कि इनपुट और आउटपुट का मॉडल किसने दिया? डेविड स्टन ने। अर्थात निवेश और निकास का जो प्रतिमान दिया किसने दिया है? डेविड स्टन ने। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल किसने दिया है? आमर्नेम पावेल ने। तो यहाँ पर 4 निवेश और 3 निकास कार्य किसने बताए? आमर्नेम पावेल ने। क्योंकि हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? आमर्नेम पावेल की चर्चा करें, इसलिए हमने यहाँ 4 निवेश और 3 निकास कार्य आमर्नेम पावेल के बताए। इनका कहना है कि ये सातों के सातों कार्य किसी न किसी रूप में सभी राज्य व्यवस्थाओं के द्वारा किए जाते हैं, चाहे अमेरिका की राज्य व्यवस्था हो, चाहे भारतीय राज्य व्यवस्था हो, चाहे ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था हो या दुनिया की कोई और राज्य व्यवस्था हो। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों समझना है। चलिए, चौथा क्या है? राजनीतिक संरचनाओं की बहुकार्यात्मकता। इसका मतलब क्या है कि जो ये राजनीतिक संरचनाएं हैं, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बारे में आमर्नेम पावेल कह रहे हैं कि एक संरचना एक विशेष कार्य को तो करती ही करती है, लेकिन इसके साथ में उसके द्वारा अन्य कार्यों को भी किया जाता है। कैसे? जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि कार्यपालिका का कार्य है कानून की क्रियान्विति करना, तो ये तो इसका विशेष कार्य होगा। लेकिन क्या कार्यपालिका यही कार्य करती है? कार्यपालिका वास्तव में एक विधि निर्माण से संबंधित कार्य भी करती है। मंत्रिमंडल के द्वारा वास्तविक रूप में किस प्रकार के कानून बनाने तय कर लिया जाता है, और इसी के साथ में कार्यपालिका के द्वारा न्यायिक कार्य भी किए जाते हैं।
जैसे वास्तविक रूप में कार्यपालिका का जो औपचारिक प्रधान होता है, हमारे भारत की बात बोले तो हम राष्ट्रपति, ब्रिटेन की बात बोले तो राजा है, वास्तविक रूप में उसके पास समाधान का अधिकार है या नहीं? समाधान का अधिकार है। किसी अपराधी को पूर्ण रूप में वो समाधान दे सकते हैं, तो न्यायिक कार्य हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि एक संरचना के द्वारा एक से अधिक कार्य किया जाता है। व्यवस्थापिका केवल कानूनी नहीं बनाती बल्कि अन्य कार्य भी करते हैं। कार्यपालिका केवल कानूनों को लागू नहीं करती, अन्य कार्य भी करती हैं। न्यायपालिकाएं केवल न्यायिक निर्णय नहीं लेती हैं बल्कि अन्य कार्य भी करते हैं। इसलिए यहाँ ये बिंदु बनेगा कि राजनीतिक संरचनाओं की बहुकार्यात्मकता, अर्थात एक संरचना के द्वारा एक से अधिक कार्य किए जाते हैं। अरे भाई मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये भी तो एक शरीर व्यवस्था है, व्यवस्था ही तो सिस्टम ही तो है, शरीर व्यवस्था है। तो इसमें एक हाथ है, हाथ है ना, ये इसका क्या होगा? उपांग हो गया। अब मुझे बताइए, हाथ केवल एक काम करता है लिखने का? हाथ लिखने का काम भी करता है, आशीर्वाद देने का काम भी करता है, थप्पड़ लगाने का काम भी करता है, पूजा प्रार्थना से संबंधित कार्य भी करता है, क्योंकि ये शरीर व्यवस्था की एक संरचना है। इसके द्वारा अनेकों कार्य किए जाते हैं। इसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत भी जो संरचनाएं होती हैं, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह, इन सभी के द्वारा एक से अधिक कार्य किए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एक से अधिक कार्य किए जाते हैं, इसलिए इसे बहुकार्यात्मकता की संज्ञा दी जाती है। तो अमर्त्यम पावेल कह रहे हैं कि चाहे पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कीजिएगा, वहाँ पर जो संरचनाएं, उन संरचनाओं के द्वारा अपने से संबंधित जो विशिष्ट कार्य है, जैसे व्यवस्थापिका का विशिष्ट कार्य कानून बनाना, वो तो उसको करना ही करना है, लेकिन इसी के साथ में उसके द्वारा अन्य कार्यों को भी किया जाता है। अन्य कार्यों को किया जाता है तो इसी कारण इसी बहुकार्यात्मकता कहा जाता है, अर्थात एक संरचना एक से अधिक कार्य करती है। ठीक है भाई। पांचवा जो अमर्त्यम पावेल इसका लक्षण बता रहे हैं वो है राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक रूप में मिश्रित लक्षण वाली होती हैं। ध्यान दें, राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक रूप में मिश्रित लक्षण वाली होती हैं। इसका मतलब ये है, चाहे दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का, पॉलिटिकल सिस्टम का आप अध्ययन कीजिएगा, प्राणों से भी प्यारे विद्यार्थियों, उसमें परंपरागतता और आधुनिकता इन दोनों के लक्षण मिलेंगे। मतलब उस राज्य व्यवस्था में परंपरागतता के भी लक्षण होंगे और आधुनिकता के भी लक्षण होंगे। कैसे? ब्रिटिश राज व्यवस्था का हम अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत हम ये कहें कि आज वहाँ उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया है, ये आधुनिकता का लक्षण है। लेकिन इसी के साथ में वहाँ ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था में राजा का पद बना हुआ है, ये परंपरागतता का प्रतीक है। तो इसका मतलब वहाँ की राज्य व्यवस्था में एक तरफ परंपरागतता भी है, दूसरी तरफ आधुनिकता भी है। परंपरागतता मतलब क्या होगा? फिर बोल रहा हूँ, परंपरागतता का मतलब क्या होगा कि राजा का पद है, अभी वहाँ राजतंत्र है, औपचारिक है, शरण में शून्य है, सत्या नहीं उसके पास में, लेकिन है तो सही। दूसरी तरफ वास्तविक रूप में वहाँ उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी स्वीकार कर लिया है। तो ये किसका लक्षण है? आधुनिकता का। इसलिए कहा गया है कि वास्तविक रूप में सभी राज्य व्यवस्थाओं में एक तरफ परंपरागतता भी होती है, दूसरी तरफ आधुनिकता भी होती है। इसलिए कहा गया है कि सांस्कृतिक रूप में मिश्रित लक्षण वाली होती है। सांस्कृतिक रूप में मिश्रित लक्षण का मतलब क्या है कि सभी राज्य व्यवस्थाओं में परंपरागत और आधुनिकता के लक्षण मिलते हैं। इसका एक उदाहरण मैं भारत का देता हूँ। भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया है, यह आधुनिकता का लक्षण है। लेकिन क्या हमारी राज व्यवस्था को, हमारी राजनीति को जाति भाषा ये प्रभावित नहीं करते हैं? हाँ, जाति भाषा प्रभावित करते हैं। तो जाति भाषा ये किसके प्रतीक हैं? ये परंपरागतता के प्रतीक हैं। इसलिए हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था में भी एक तरफ हम आधुनिक बनते जा रहे हैं, दूसरी तरफ परंपरागत तत्व और लक्षण भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए सभी राज्य व्यवस्थाओं में वास्तविक रूप में दोनों तत्व पाए जाते हैं, परंपरागतता और आधुनिकता। इसे ही कहते हैं सांस्कृतिक रूप में मिश्रित लक्षण वाली होती हैं। अर्थात दुनिया की सभी राज्य व्यवस्थाएं सांस्कृतिक रूप में मिश्रित लक्षण वाली होती हैं। मैं इसका उदाहरण व्यक्ति के ऊपर दे सकता हूँ। आज हम एक व्यक्तिगत स्तर पर चर्चा करें तो सभी व्यक्ति वास्तविक रूप में एक तरफ अपने आप को बिल्कुल आधुनिक कहलाना पसंद करते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो अपनी परंपरागतता को भी छोड़ना नहीं चाहते। तो जब व्यक्ति ऐसा है तो राज्य तो ऐसा होगा ही होगा। भाई प्लेटो ने कहा है ना कि राज्य क्या है? राज्य तो व्यक्ति का विराट रूप है। तो व्यक्ति का ऐसा स्वभाव है तो फिर राज्य ऐसा होगा ही होगा। इसलिए अमर्त्यम पावेल ने कहा है क्या कि राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक रूप में मिश्रित लक्षण वाली होती हैं।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, ये आमनेम पावे ने राजनीतिक व्यवस्था के 5 लक्षण बतलाए हैं जो कि वास्तविक रूप में सभी देशों की राज्य व्यवस्थाओं में मिलते ही मिलते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद मैंने आपके लिए तैयार किए इसके अन्य लक्षण, सामान्य लक्षण जो कि किसी न किसी रूप में राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। पहला नोट कीजिएगा, राजनीतिक साधन एवं प्रभाव संबंधी असमानता। अब ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर जो राजनीतिक साधन होते हैं जैसे शिक्षा है, धन है, ठीक है, तो शिक्षा और धन एक राजनीतिक साधन मान के चल रहे हैं, तो क्या सभी के पास ये साधन बराबर होते हैं या अलग अलग होते हैं? सभी के साथ हम देखते हैं कि वास्तविक रूप में जो राजनीतिक साधन होते हैं वो असमान होते हैं। क्या होते हैं? असमान होते हैं। किसी के पास राजनीतिक साधन ज़्यादा है, किसी के पास कम है। तो राजनीतिक साधन कम या ज़्यादा है उसके आधार पर ही वास्तविक रूप में उनका प्रभाव स्थापित होता है। जिनके पास राजनीतिक साधन बहुत ज़्यादा है उनका प्रभाव ज़्यादा होता है, जिनके पास राजनीतिक साधन कम है उनका प्रभाव कम होता है। इसलिए वास्तविक रूप में इसका पहला लक्षण ये बन गया कि राजनीतिक साधन में प्रभाव संबंधी असमानता। इसका मतलब ये है कि जो एक राजनीतिक व्यक्ति होता है उसके राजनीतिक साधन ज़्यादा हैं तो प्रभाव ज़्यादा होगा, साधन कम हैं तो इसी के साथ में प्रभाव भी कम होगा। तो ये एक असमानता पाई जाती है, मतलब सभी व्यक्तियों के पास में राजनीतिक साधन और प्रभाव बराबर नहीं होता है बल्कि अलग अलग होता है। अब बताइए मुझे, क्या धन सबके पास बराबर होता है? क्या सभी एक जैसी शिक्षा प्राप्त करते हैं, एक समान शिक्षा प्राप्त करते हैं, या असमानता है? असमानता है। तो सभी देशों की राज्य व्यवस्था में आपको मिलेगा। दूसरा क्या है? संघर्षपूर्ण उद्देश्यों, मूल्यों एवं हितों का हल प्रस्तुत करना। अब ध्यान दें, वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था के द्वारा क्योंकि समाज के अंतर्गत किसी न किसी रूप में हितों को लेकर संघर्ष होगा, उद्देश्यों को लेकर संघर्ष होगा, इसी के साथ में वास्तविक रूप में जनता के विभिन्न प्रकार के मूल्य होंगे, उनके अलग अलग हित होंगे। अब इन हितों, मूल्यों और उद्देश्यों को लेकर के वास्तविक रूप में आपस में संघर्ष होगा समूह के बीच में, जनता के बीच में। तो ऐसी स्थिति में इन सभी का जो समाधान प्रस्तुत करेगा वो कौन करेगा? राजनीतिक व्यवस्था ही तो करेगी, क्योंकि यही तो बाध्यकारी निर्णय ले सकता है। कौन? राजनीतिक व्यवस्था। तो ये दूसरा लक्षण होगा। तीसरा क्या है? वैधता की प्राप्ति का प्रयत्न एवं विचारधारा का सहारा। ध्यान दें, वैधता की प्राप्ति का प्रयत्न एवं विचारधारा का सहारा। इसका मतलब यह है कि सभी देशों की राज्य व्यवस्थाएं किसी न किसी रूप में लगातार ये प्रयास करती हैं, चाहे वो, मैं ये कहता हूँ कि कितनी तानाशाही क्यों ना हो, उनका लगातार ये प्रयास रहता है कि कैसे भी हो हमें जनता की स्वीकृति मिल जाए, जनता की नज़रों में हम श्रेष्ठ बन जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि सभी देशों की राज्य व्यवस्थाओं के द्वारा किसी न किसी रूप में जनता की सहमति या जन समर्थन की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास किया जाता है, और ये जो प्रयास किया जाता है उसका आधार होता है विचारधारा। अर्थात वास्तविक रूप में उनके द्वारा अपना घोषणा पत्र, विशेषकर जैसे बोलूँ राजनीतिक दल हैं, उनके द्वारा अपना घोषणा पत्र बतलाया जाता है। अर्थात वो जो अपने कार्यक्रम होते हैं, कैसी नीतियां बनाने वाले हैं, इससे जनता को अवगत कराएंगे और जनता उनके आधार पर उनको मतलब स्वीकार या अस्वीकार करेगी, उनको अपना मत देगी या नहीं देगी, पसंद नापसंद करेगी। इसका आधार क्या होगा? विचारधारा। मतलब मूल बात यहाँ ये है कि सभी देशों की राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत किसी न किसी रूप में उनके द्वारा प्रयास किया जाता है कि उनको जनता की सहमति मिले, और इसका आधार उनकी विचारधारा होगी। ठीक है, विचारधाराएं उदारवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, जिसको भी वो अपनाते हैं। चौथा इसका जो लक्षण है वो है सापेक्षता संबंधी लक्षण। ध्यान दें, सापेक्षता संबंधी लक्षण का मतलब ये होगा कि चाहे किसी भी देश की राज्य व्यवस्था क्यों ना हो, वास्तविक रूप में वह आंतरिक और बाहरी रूप में जो व्यवस्थाएं हैं उनसे सापेक्ष रहते हुए कार्य करती है। ये नहीं है कि मनमानी करेंगे, किसी न किसी रूप में उनसे प्रभावित होती है। कैसे? आंतरिक रूप में हम कहें किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था होती है, वह वहाँ की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था से किसी न किसी रूप में प्रभावित होती है, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है। और बाहरी रूप में देखें तो बाहरी रूप में अन्य देशों की राज्य व्यवस्थाओं से भी किसी न किसी रूप में सापेक्ष रूप में निर्णय लिए जाते हैं, निरपेक्ष रूप में निर्णय नहीं लिए जाते हैं। मतलब पूर्ण रूप में अपनी मनमानी नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल सिस्टम जैसा चाहेगा वैसा निर्णय लेगा। इसलिए जो राजनीतिक व्यवस्था है वह सापेक्षता संबंधी होती है, अर्थात ये निरपेक्ष नहीं होती बल्कि सापेक्ष होती है। सापेक्ष मतलब अन्य व्यवस्थाओं से किसी न किसी रूप में सापेक्ष होती है, उनसे प्रभावित होती है,
परिवर्तन की बातों को माना जाता है। आंतरिक रूप में मैंने बता दिया है क्या, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक। बाहरी रूप में अन्य देशों की राज व्यवस्थाओं से भी किसी न किसी रूप में प्रभावित होते हुए अपना कार्य करते। प्रभावित का मतलब ये नहीं है कि उनके अधीन है, इसका मतलब ये है कि किसी न किसी रूप में उसके सापेक्ष में है, ये निरपेक्ष नहीं है। और पांचवा क्या है, प्रतिक्रिया एवं परिवर्तन संबंधी लक्षण। नोट करेंगे, प्रतिक्रिया एवं परिवर्तन संबंधी लक्षण। प्रतिक्रिया मतलब देखो, किसी भी देश की राज्य व्यवस्था हो, वह अपने वातावरण और परिस्थितियों के प्रति किसी न किसी रूप में प्रतिक्रिया अवश्य करती है। फिर चाहे वह परिस्थिति वातावरण आंतरिक हो या बाहरी हो, उसे ही परिस्थिति के हिसाब से वो अपनी प्रतिक्रिया करती है और उस प्रतिक्रिया के हिसाब से वह परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप में अनुकूलन करती है, परिवर्तन करती है। अर्थात किसी भी देश की राज्य व्यवस्था चाहे क्यों ना हो, वह किसी न किसी रूप में अपने वातावरण और परिस्थितियों से अवश्य ही प्रभावित होती है, उसी के प्रति उसकी प्रतिक्रिया होती है और इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उसमें किसी न किसी रूप में परिवर्तन होते रहते हैं। मतलब राज्य व्यवस्था अपने आप में जड़ स्तर नहीं होती है, बल्कि परिस्थिति और पर्यावरण के हिसाब से उसमें परिवर्तन होता रहता है। ये हो गया आपका राजनीतिक व्यवस्था के लक्षण, जिसमें अमर्त्यम पावेल के 5 बता दिए हैं और सामान्य जो लक्षण हैं वो भी मैंने 5 बता दिए। कुल मिला के 10 लक्षण हो गए। आपसे किसी भी रूप में एग्जाम पूछा जाए, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। हाँ, हम डेविड स्टर्न का इनपुट आउटपुट मॉडल अलग से बताएंगे और संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल जो कि अमर्त्यम पावेल ने दिया है, इसके लिए भी अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ तक कि सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिएगा, अब इन सब बातों को एकत्रित करते हुए यहाँ देखते हैं हम भारतीय राज्य व्यवस्था या अमेरिकन राज्य व्यवस्था, किसी को भी ले लेंगे। तो इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था में होगा कौन कौन। एक तरफ मैंने ये दर्शाया, तो यहाँ पर तो कौन हो जाएगा, औपचारिक संरचनाएं, औपचारिक संरचनाएं, और यहाँ कौन हो जाएंगी, अनौपचारिक संरचनाएं। ठीक है, अनौपचारिक संरचनाएं। अब औपचारिक संरचना में कौन, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो बताइए राजनीतिक व्यवस्था में 3 सम्मिलित होते हैं भाई, यही तो कानून बनाते हैं, लागू करते हैं, न्यायिक निर्णय लेते हैं। आप पर ये केवल 3 ही नहीं होते, क्या यहाँ अनौपचारिक में जैसे हम लेंगे राजनीतिक दल, दबाव समूह और अन्य जितने भी जो गैर राजनीतिक समुदाय है, बशर्ते कि वो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, तो उन सबको भी राजनीतिक व्यवस्था में सम्मिलित किया जाएगा। तो इसका मतलब वास्तविक रूप में पॉलिटिकल सिस्टम में कौन कौन सम्मिलित होगा, औपचारिक संरचनाएं और अनौपचारिक संरचनाएं। औपचारिक मीन्स व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अनौपचारिक मीन्स राजनीतिक दल, दबाव समूह। कहने का मेरा भावार्थ है कि वास्तविक रूप में मैंने आपको बताया था ना कि राजनीतिक व्यवस्था उन अंतः संबंधित क्रियाओं का, ये सब आ जाएंगे, उन अंतः संबंधित क्रियाओं का समुच्चय है। ये समुच्चय हो गया उन अंतः संबंधित क्रियाओं का। देखो इधर राजनीतिक दल, दबाव समूह आ गया, इधर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आ गई। मैं कह रहा हूं उन अंतः संबंधित क्रियाओं का समुच्चय समग्र है। ये समुच्चय समग्र होगा, ये भी समुच्चय समग्र है ना, शरीर व्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो समुच्चय समग्र है, जिनके द्वारा, तो इसमें सब आ जाएंगे, राजनीतिक दल, दबाव समूह, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जिनके द्वारा समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है, वही राजनीतिक व्यवस्था है। ठीक है, इसमें कौन कौन आ गया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह। अन्य व्यक्तियों की वो सब अंतः क्रियाएं सम्मिलित हो जाएंगी जो कि किसी न किसी रूप में राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनको प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने किसान का उदाहरण दिया था ना आपको, तो उसके अंतर्गत एक किसान जुताई बुआई संबंधित कार्य कर रहा है, दूसरा व्यक्ति आ जाता है, उसे वार्तालाप करता है, कृषि संबंधित कार्य छोड़ देता है और वह वास्तविक रूप में जैसे ही उससे वार्तालाप शुरू करता है और ये कह देता है कि ठीक है आप जहाँ कहेंगे वहाँ वोट दे देंगे, या मेरी इच्छा तो ये है कि मैं इस पार्टी को वोट दूंगा, तो वहाँ जो वार्तालाप हो रही है वो वार्तालाप किसी न किसी रूप में राजनीतिक व्यवस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित कर रहा है। तो कहने का मेरा भावार्थ ये कि उन सब तत्वों को राजनीतिक व्यवस्था में सम्मिलित कर लिया जाता है जो कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करते हैं, वो सब राज्य व्यवस्था में सम्मिलित होंगे। ये हो गया आपका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। ठीक है, इसमें हमने इसका अर्थ, प्रमुख पहलू और विशेषताएं 3 बातें ली हैं। आशा करता हूं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी राजनीतिक व्यवस्था को ठीक से समझ गए होंगे। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।